बच्चों बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 21/10/20 के लिए है। हम सभी को पता है कि वर्कशीट 1 से हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है, जिसमें लेसन 2 सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ लिया है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने खाने को, अपने भोजन को हम खराब होने से बचा सकते हैं। हम ऐसी क्या क्या विधियाँ या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे हमारा खाना या हमारा भोजन जो है वो खराब ही ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवों से खराब ही ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम सभी बच्चे इसको जानने के लिए वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट खोलेंगे और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों ये तो सभी को पता है कि आम जो होता है वो गर्मियों में मिलता है और जो स्ट्रॉबेरी होती है वो सर्दियों में मिलती है, नवंबर के मौसम में मिलती है, और आम ज़्यादातर जुलाई के मौसम में मिलता है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि यदि सर्दी में, ठंड में हमारा आम खाने का मन कर जाए और गर्मी में, मई जून में हमारा स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर जाए, तो हम क्या करेंगे? चलिए तो फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। अब हम सबको पता है कि सूक्ष्मजीव, छोटे छोटे जर्म्स जो हैं वो हर जगह मौजूद है, हमारे आसपास, हवा में, हर जगह मौजूद है, हम सब जानते हैं। फिर यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे कि ताप और नमी मिल जाए तो वे बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। अब वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमें पता है सूक्ष्मजीव हमारे चारों तरफ वातावरण में सभी जगह है, और अगर उनको उचित परिस्थितियाँ, मतलब अगर उनको वो वाली परिस्थितियाँ मिल जाए जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जिनसे उनको फ़ायदा हो रहा है सूक्ष्म जीवों को, जैसे कि ताप और नमी, मतलब जिस भी वातावरण में अगर ताप है, गर्मी है और नमी है, मतलब जिसमें पानी की मॉइस्चर है, ठीक है, अगर वो मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं सूक्ष्म जीवों के। क्यों मज़े आ जाएंगे? क्योंकि वो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं बहुत जल्दी से। तो ये उचित परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब वो परिस्थितियाँ जो सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने में, अपनी जाति को बढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ताप और नमी, ये बात अच्छे से याद रखना कि ताप और नमी ये दो परिस्थितियाँ हैं जिसमें सूक्ष्मजीव बहुत जल्दी से वृद्धि करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बताया हुआ है। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आती है और वह खाने के योग्य नहीं रहती है। भोजन को सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्ज़ी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकें। तो बच्चों आज क्या बताया हुआ है इस वर्कशीट में? हमें ये बताया हुआ है कि भोजन का जो संदूषण होता है, ये हमें पता है संदूषण क्या होता है, खराब भोजन जो हमारा खराब हो जाता है या जो खराब हो जाता है, तो वो क्या है? वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। वो क्या है? केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, रासायनिक मतलब केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि वो केमिकल प्रोसेस है? क्योंकि वो खाने की चीज़ का रंग बदल गया, उसका स्वाद बदल गया और उसमें से बदबू आ रही है और वे खाने योग्य नहीं रहा। तो ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी चीज़ जिसका रंग परिवर्तन हो जाए, जिसका स्वाद ही बदल जाए और जो हम पहले जैसे नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम पहले जैसा वापस से नहीं बना सकते, वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें एक चीज़ से नई चीज़ बनती है, जैसे कि दूध से दही का बनना। दूध बिल्कुल अलग है और फिर दही एक अपने आप में बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो दूध का से दही बनना एक रासायनिक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसे ही जो भोजन खराब हो गया है तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि हम उसको पहले जैसा भोजन तो नहीं कर सकते। जो भोजन एक बार खराब हो गया वो खराब हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम उसे पहले जैसा फिर से कर सके। तो वो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि वो उसका रंग परिवर्तन हो गया। एक
चीज़ से उसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड हो गई है और उसमें बिल्कुल परिवर्तन हो गया। तो जब एक चीज़ के अंदर कोई और चीज़ ऐड हो जाए और उस पहले वाले रूप को बिल्कुल परिवर्तन कर दे, तो वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसे ही भोजन जब खराब होने लगता है तो उसका रंग बदल गया, उसका स्वाद बदल गया, उसमें से बदबू आने लगी और वो खाने योग्य नहीं रहा। तो इसलिए क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो वो अब कहते हैं कि भोजन को अब सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए हम बहुत सारी विधियां अपना सकते हैं, जिससे कि हम पूरे साल वो भोजन या वो फल या वो सब्जियां आराम से खा सकें जिसका हमारा मन करे। जैसे कि सबसे ऊपर इन्होंने कहा था कि अगर आम खाने का मन कर जाए सर्दियों में तो हम बड़े आराम से खा सकते हैं, जब वो सूक्ष्मजीव उस आम पर लगेंगे ही नहीं और वो आम को संदूषित या ख़राब ही नहीं करेंगे, तो वो गर्मियों में मिलने वाला आम हम सर्दियों में आसानी से खा सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी, अगर स्ट्रॉबेरी सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित नहीं की जाएगी तो क्या होगा, हमें गर्मी के मौसम में भी ये आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये तभी मिलेगी जब हम अपने खाने को सूक्ष्मजीवों से बचा सकें। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी विधियाँ दे रखी हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, भोजन को सूक्ष्मजीवों से बचाव, भोजन को हम कैसे सूक्ष्मजीवों से बचा सकते हैं, या खाद्य परिरक्षण, या इसको क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षण के उपाय। तो बच्चों पेपर में कुछ भी आ सकता है कि खाद्य परिरक्षण बताओ या फिर भोजन को सूक्ष्मजीवों से बचाओ, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अब हम यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो इसको हमने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। आगे भी है, आगे भी हमने इसको नंबरिंग कर दी। अब हमें नंबरिंग करने के बाद पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो विधि बताई हुई है कि हम खाने को कैसे सूक्ष्मजीवों से बचा सकते हैं, तो यहाँ पे बताई है जीवों और सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, क्या मिला देते हैं, सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं। ठीक है, और क्या मिला देते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, क्या मिला देते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये इन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक मतलब सोडियम बेंजोएट जो है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है, ये सारे रसायनों के नाम हैं, इनके नामों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर हमने कोई खाने की चीज़ है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो ये जो हमारा सोडियम बेंजोएट है, इसका इस्तेमाल जितने भी फ्रूट जूसेस होते हैं, जो ये जूस मिलते हैं मार्केट में, प्रिजर्वेटिव जूस जो होते हैं ना, जो डब्बे में या बोतलों में बंद जूस मिलते हैं, जितने भी हमारी जैम्स होते हैं, जैम्स जेलीज़ जो होती हैं, उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है ताकि ये जब बने और उसके कुछ समय बाद भी हम इसको खाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। और ऐसे ही जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट केमिकल है, रसायन है, इसका इस्तेमाल हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, देखा है आपने आजकल मार्केट में ड्राइड मिलने लग गई है, जैसे पाइनएप्पल जो होता है वो ड्राइड मिलने लग गया, थोड़ा मीठा मीठा सा, ऐसे ही सिरप्स होते हैं। तो ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट उसमें काम आता है, खाने को, उन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखने में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी देखो, फ्रूटी या फ्रूट जूसेस हो गए, जैम्स हो गई। ठीक है, तो इनमें तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इसके नाम अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ऐसे 2 रसायन हैं जिनकी मदद से हम सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं, बिल्कुल उनके अटैक को, ग्रोथ को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो भोजन है वो ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। जैसे जैम्स जो होते हैं, फ्रूट जूसेस जो होते हैं और जिन सिरप्स जो होते हैं उनको हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किनकी मदद से, ये 2 रसायनों की मदद से, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, ये एक रासायनिक उपाय है खाने को संदूषित होने से बचाने के लिए। अब दूसरा तरीका क्या बताया हुआ है, नमक द्वारा परिरक्षण। अब हम नमक द्वारा परिरक्षण बताया हुआ है, मतलब हम सॉल्ट से अपने कैसे फूड को प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है, मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती है। तो क्या करते हैं, नमक जो होता है, नमक भी एक प्रकार का बच्चों केमिकल ही होता है, रसायन ही होता है, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगर हम इसका केमिकल नेम देखें तो उसका सोडियम क्लोराइड कहते हैं और ये भी एक प्रकार का रसायन ही होता है नमक। तो ये क्या करता है, हम मांस को, मछली को, कि जितने भी ये मीट होता है उस पर नमक लगा के रख देते हैं कि ये ख़राब ना होए, काफ़ी दिनों तक चलता है।
तो उस पे हम सूखे नमक की एक परत सी लगा देते हैं, और तो वो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है, वो हमारा खाना जो होता है फिर वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो ये कार्य होता है नमक का। आई होप बच्चों इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा तरीका बताया हुआ है? नेक्स्ट हमको बताया हुआ है चीनी द्वारा परिरक्षण। तो चीनी द्वारा हम अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं? तो चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, जो जीवाणुओं को वृद्धि को रोकती है। तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि चीनी का जब हम प्रयोग करते हैं अपने खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए, तो चीनी क्या करती है, जो खाने के अंदर जो नमी होती है ना उसको कम कर देती है। तो जैसे ही खाने की चीज़ में नमी की कमी आएगी तो वो खाना लंबे समय तक टिक जाता है। और फिर क्या होगा, जब नमी कम हो जाएगी तो जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, उसमें जीवाणु नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, सूक्ष्म जीव नहीं पनपेंगे। जब सूक्ष्म जीव नहीं पनपेंगे तो वो खाना लंबे समय तक चलेगा। तो बच्चों बेसिकली हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें खाने को बचाने के लिए वो परिस्थितियाँ नहीं देनी है जिसमें खाना संदूषित हो सकता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो हमने यहाँ पे पढ़ी थी वो कौन सी 2 परिस्थितियाँ थी जिससे खाने पे सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं। तो ताप और नमी। क्या थी वो? ताप और नमी। तो हमें अपने खाने में तो आसपास के वातावरण में ना तो गर्मी देनी और ना ही हमारे खाने में नमी हो। तो आपने देखा है जब खाना जो होता है, एक तो खाना ऐसा जिसमें थोड़ा पानी है और एक खाना ऐसा जो बिल्कुल फ्राइड है और उसको हम बाहर छोड़ दें, तो कौन सा खाना ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा? तो हाँ बच्चों, जो खाना तला हुआ होगा, फ्राइड आइटम होगी, वो उस खाने की वनस्पति ज़्यादा चलेगी जिसमें कि पानी का कंटेंट ज़्यादा है, मतलब जिसके अंदर पानी ज़्यादा है। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमें अपना खाना जो है संदूषित होने से बचाना है तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम हो या हो ही नहीं। अगर पानी ही नहीं होगा तो उसमें सूक्ष्म जीव पनपेंगे ही नहीं। तो चीनी भी यही काम कर रही है। चीनी खाद्य पदार्थों के अंदर जब हम खाने की चीज़ों में चीनी मिला रहे हैं तो वो उसके वाटर मॉइस्चर, पानी की जो नमी है उसको कम कर रही है, जिससे खाना ज़्यादा लंबे समय तक टिक जाता है। तो जैसे वही इसका इस्तेमाल हम जैम, जेली, स्क्वैश वगैरह में करते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट क्या बताया हुआ है? नेक्स्ट हमें बताया हुआ है तेल एवं सिरके के द्वारा। अब हम अपने खाने को तेल की मदद से और सिरके के द्वारा भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो तेल सबको पता है, तेल हम किस में इस्तेमाल करते हैं? हम अचारों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है अचार, सब्ज़ी, फल, मांस व मछलियों के परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जाता है। तो मतलब परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन। तो जितने भी अचार होते हैं, सब्ज़ी होती है, फल जो होते हैं, मांस, मछलियाँ, इन सबको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? तेल या सिरके की मदद से कर सकते हैं। तेल में जो पीएच होता है वो इतना कम होता है कि जिसकी वजह से इसमें सूक्ष्मजीव पैदा ही नहीं हो सकते। तो इसी वजह से तेल जो होता है वो सूक्ष्म जीव को ही वृद्धि को रोकता है। ऐसे ही सिरका भी एक प्रकार का रसायन ही है, जिसको अगर हम इसका रासायनिक नाम देखें तो इसका होता है एसिटिक एसिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल होता है और ये खाने के अंदर खाने को संदूषित होने से बचाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ऐसा हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो ये एसिटिक अम्ल है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल भी हम पिकल में, सॉसेस के अंदर, केचप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद आते हैं बच्चों सबसे लास्ट में यहाँ पे हमें बताया हुआ है गरम एवं ठंडा करना। अब यहाँ पे आपको 2 तरीके बताए हुए हैं कि हम गरम करके भी खाने को बचा सकते हैं और ठंडा करके भी। तो बच्चों यहाँ पे पहले ना इसको समझते हैं कि दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है? यहाँ पे बताया हुआ है कि हम खाने को गर्म करके भी सूक्ष्मजीवों से बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं? हम सबको पता है कि दूध जब हमारे घर में आता है तो हम सबसे पहले उसको उबालते हैं ताकि उसमें सूक्ष्मजीव ना पनपे और वो सूक्ष्मजीव उस दूध को ख़राब ना करे, वो खट्टा ना हो, है ना। तो यही करा जाता है ना। तो गर्म करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा और देखें तो याद करें कि हम छोटे बच्चों की जो दूध की बॉटल्स होती हैं उसको भी हम क्या कहते हैं कि उबालते हैं, स्टरलाइज़ करते हैं, गरम यही तो करते हैं ना कि बॉटल्स जो होती है कि उस पर सूक्ष्मजीव ना रह जाएँ, उसमें जर्म्स ना रह जाए। तो हम बच्चों की बॉटल्स को उबालते हैं, तो हम उसको गर्म
ट्रीटमेंट ही तो दे रहे हैं, गर्म ही तो कर रहे हैं ताकि उसमें सूक्ष्म जीव मर जाएं। तो ये होता है गर्म, कि हम खाने को गर्म करके, खाने को उबाले देके उसमें से सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। तो हम दूध को उबाले देते हैं ताकि सूक्ष्म जीव मर जाए। ऐसे ही हम बच्चों की दूध की बॉटल्स को उबालते हैं ताकि उसमें से जर्म्स मर जाए, है ना। तो ये हो गया हॉट ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद कौन सा बताया हुआ है, ठंडा करना। या तो हम फिर खाने को ठंडे पे भी बचा सकते हैं, जैसे कि जो हमारा खाना जो बच जाता है या जो होता है उसको हम फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि जो कम टेम्परेचर होता है, जो लो टेम्परेचर होता है ना, वो खाने में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो ये बात हमें अच्छे से पता चल गई थी जब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ताप और नमी जो है, अगर वो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को बढ़ाता है, तो हमें बेसिकली अपने खाने को ताप और नमी से बचाना है, ठीक है ना। तो जो फिर ठंडा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो भोजन जो होता है उसको जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकता है। जो कम टेम्परेचर होता है, फ्रिज ऑलरेडी इतना ठंडा होता है, तो जो फ्रिज की ठंडक होती है वो खाने में सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोकती है। तो इसलिए जो खाना फ्रिज में रख देते हैं वो फिर भी 1-2 दिन चल जाता है, एज़ कम्पेयर टू वो खाना जो बिल्कुल बाहर तापमान में गर्मी में पड़ा रह जाए, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक आपको बता रखा है पाश्चुरीकरण, पेस्चराइजेशन। अब ये क्या होता है, अब बच्चों जो पेस्चराइजेशन होता है ना, ये यहाँ पे समझना है। यहाँ पे पेस्चराइजेशन गर्म और ठंडे ट्रीटमेंट दोनों को मिला के प्रिजर्व किया जाता है। मतलब कि अभी तो हमने पढ़ा था कि हम अपने खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या तो गर्म करके या ठंडा करके, है ना। लेकिन अब यहाँ पे पाश्चुरीकरण एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म और ठंडा, हम दोनों को ही इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को संदूषित होने से बचाने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक का एक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे हमें ये बताया हुआ है कि हम दूध को, जो हमारा दूध है उसको 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। उबाले नहीं दे रहे, यहाँ पे देखो उबाले नहीं दे रहे, हम सिर्फ गर्म कर रहे हैं, ठीक है। 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री पर दूध को गर्म करते हैं और फिर जैसे ही गर्म हो जाता है हम उसको एकदम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देते हैं, एकदम ठंडा करने के लिए, और उसके बाद उसको थैलियों में भर लेते हैं। तो जब हम ये प्रोसीजर करते हैं ना, हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा इकट्ठे, तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। बेसिकली ऐसा क्यों है, अब बच्चे कहेंगे कि मैडम ये तो यहाँ पे दूध को उबालने से भी दूध में सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे थे, है ना। लेकिन बच्चों ये जो होता है एक प्रोसेस होता है, पाश्चुरीकरण क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम दूध के अंदर से ना बेसिकली जो रोगाणु होते हैं ना उसको ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, कि ताकि वो रोगाणु जो है वो पैथोजेंस जो कि बीमारी को फैलाते हैं ना आगे, हमें बेसिकली हम पाश्चुरीकरण क्रिया में प्रोसेस में उसको ख़त्म कर रहे हैं, रोगाणु को ख़त्म कर रहे हैं जो रोगाणु बीमारियां फैलाते हैं। तो इसीलिए हम दूध को क्या करते हैं, 70 डिग्री पे उबालते हैं, 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और गर्म करते ही हम सीधा उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा मतलब बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, फ्रिज जितने बड़े बड़े, उसमें एकदम रख देते हैं, तो ठंडा कर देते हैं, उसको थैलियों में भर लेते हैं। तो इस जो प्रोसेस है, इस क्रिया से केवल इतना होता है कि जो भी रोगाणु होते हैं ना दूध में, वो ख़त्म हो जाते हैं और वो दूध को ख़राब नहीं करते हैं। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है जिसमें गर्म और ठंडा दोनों का ही इस्तेमाल होता है खाने को, दूध को संदूषित होने से बचाने के लिए और उसमें रोगाणु को ख़त्म करने के लिए, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चुरीकरण, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी कि पाश्चुरीकरण है क्या। पाश्चुरीकरण वो होती है जिसमें हम दूध को 70 डिग्री पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, 70 डिग्री पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। अगर आप लिखेंगे खाली गर्म करते हैं तो वो तो खाली बच्चे हमारा फिर कौन सा ट्रीटमेंट आ जाएगा, गर्म वाला, कि दूध को गर्म करा ताकि उसमें से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं। परंतु पाश्चुरीकरण में हम रोगाणु को ख़त्म करते हैं जो कि आगे बीमारियाँ फैलाते हैं, ठीक है, और उसको ख़त्म करते हैं। तो ये 15 से 30 सेकंड, और ये बहुत लंबे समय तक भी दूध को स्टोर किया जा सकता है, पेस्चराइज दूध को, ठीक है। तो 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद एकदम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और फिर इसको थैलियों में भर लेते हैं, जिसको पाश्चुरीकरण कहते हैं, ठीक है। और पाश्चुरीकरण का था जिसकी खोज सबसे पहले लुईस पास्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पाश्चुरीकृत दूध का
हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया है कि पाश्चरीकरण का खोज किसने की थी? तो बच्चों यहाँ पे पाश्चरीकरण की खोज जिसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी। लुईस पाश्चर के नाम पे ही पाश्चरीकरण प्रोसेस को रखा गया है, ठीक है। अब लुईस पाश्चर ने कैसे इसकी खोज की थी? अब लुईस पाश्चर ने इसकी खोज इसमें बियर और वाइन में की थी, जिस पे इन्होंने कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए गर्म किया था। फिर उन्होंने देखा था कि उसमें जीवाणु की जो ग्रोथ थी, जो वृद्धि थी, वो रुक गई थी, कम हो गई थी और वो चीज़ जो बियर और वाइन थी वो ख़राब नहीं हो रही थी। तो वहीं से उन्होंने इस पाश्चरीकरण की प्रोसेस को ढूंढा और आगे करा, ठीक है। और जो यहाँ पे बताया हुआ है कि पाश्चरीकृत जो मिल है, दूध है, उसको हम बिना उबाले भी पी सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उबला हुआ दूध है। उबला हुआ दूध होता है वो जो थैलियों में गर्म करके फिर ठंडा करके स्टोर किया जाता है, तो हम इसको बिना उबाले भी पी सकते हैं। इसमें सूक्ष्मजीव या रोगाणु फैलाने वाले सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं, ठीक है। तो और इसके 5वीं हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक और है, वो है छठी, वो है भंडारण एवं पैकिंग। मतलब कि हमें अगर हमने सब चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छे से स्टरलाइज हो गई, मतलब सब खाने की सब चीज़ें हमने बिल्कुल अच्छे से उसका परिरक्षण कर लिया, उसमें पूरे केमिकल्स मिला लिए, चीनी लगा दी, नमक लगा दिया, सब चीज़ें जो जो उसकी इस्तेमाल खाने को संदूषित करने से बचाने के लिए थी वो सब लगा दी। लेकिन अगर हमने उनका स्टोरेज, उनकी भंडारण और पैकिंग सही से नहीं करी तो वो खाना ख़राब होगा ही होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, मेवे तथा जो सब्ज़ी होती है वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखी जाती है, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। अब हमें पता है, आप देखेंगे कि मार्केट में जो हमें चिप्स का पैकेट होता है या बहुत सारी ऐसी पैकेट्स होते हैं जिसमें से बिल्कुल सील पैक्ड होते हैं, उनमें से वायु बिल्कुल निकली हुई होती है, उसमें एयर तो बिल्कुल होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चों एयर जो होती है ना, उसमें सूक्ष्मजीव बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इसलिए जब हम अपना खाना लंबे समय से स्टोर करते हैं तो उसमें से हम एयर जो होती है ना उसको बिल्कुल निकाल देते हैं, उसको सील्ड कर देते हैं, मतलब एयर सील्ड कंटेनर्स के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि जिससे कि खाने में एयर ना मिले उसमें और वो उसको संदूषित ना करे बिल्कुल। इसलिए उनमें से एयर बिल्कुल जो होती है वो निकाल दी जाती है, ठीक है। और इसीलिए बिल्कुल सील्ड रखा जाता है। आपने देखा है कि अगर घर में कोई ऐसा हम बॉक्स में स्टोर कर दें जिसमें डब्बों में जो सील्ड कंटेनर्स नहीं होते हैं, तो एयर सील्ड, तो उसमें क्या होता है, वो खाना कुछ टाइम बाद ही अंदर उसमें नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, वो खाना सील जाता है। चिप्स वगैरह सील जाते हैं ना, तो वो इसी वजह से सील जाते हैं, क्योंकि एयर जो होती है उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जर्म्स होते हैं जो खाने को संदूषित करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी भंडारण, मतलब उनकी स्टोरेज पर भी ध्यान दिया जाए, भंडारण पे ध्यान दिया जाए। तो मतलब हमें अपना खाना उसी में स्टोर करना चाहिए जो वायु रोधी हो, मतलब जिसमें वायु ना जा सके, ठीक है। सील्ड, एयर सील्ड कंटेनर्स में ही या एयर सील्ड पैकेट्स में ही फूड को स्टोर करना चाहिए। तो बच्चों ये आपको एक बार रिवाइज़ करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है कि भोजन को कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं, खाद्य परिरक्षण मतलब फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा। तो हमने पढ़ा यहाँ पे रासायनिक उपाय के बारे में, जिसमें हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का इस्तेमाल कर रहे थे खाने को संदूषित होने से बचाने के लिए। फिर हमने पढ़ा दूसरा तरीका नमक द्वारा परिरक्षण, मतलब हम नमक के द्वारा अपने खाने को सड़ने से बचा सकते हैं। चीनी द्वारा बचा सकते हैं, क्योंकि चीनी जो होती है वो खाने की चीज़ों में नमी को कम कर देती है, मतलब पानी की जो मॉइस्चर होती है उसको कम कर देती है। तेल और सिरके द्वारा कर सकते हैं, तेल का पीएच कम होता है जिसमें सूक्ष्म जीव नहीं पनप सकते हैं। और सिरके द्वारा, क्योंकि सिरका भी एक प्रकार का रासायनिक होता है जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, उसके द्वारा अपने खाने को संदूषित होने से बचा सकते हैं, ठीक है। और गर्म या ठंडा करके, मतलब अपने खाने को गर्म करके बचा सकते हैं संदूषित होने से, या फिर ठंडा करके भी हम अपने खाने को संदूषित होने बचा सकते हैं। फिर उसमें हमने पढ़ा एक पाश्चीकरण होता है। पेस्चराइजेशन में क्या होता है, जिसमें हम ठंडे और गर्म दोनों ही तरीक़ों को अपनाते हैं। दूध को पहले 70 डिग्री पे गर्म करते हैं, जिसमें हम 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर ठंडा करने एकदम ही ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में स्टोर कर लेते हैं। और पाश्चीकरण की खोज लुईस पाश्चर ने की थी, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने पढ़ा है भंडारण एवं पैकिंग, जिसमें हम अपना भोजन जो होता है, जो पैकेट्स, जो फूड होता है, उसको एयर सील्ड कंपार्टमेंट्स में, एयर सील्ड कंटेनर्स में रखते हैं, जिसके अंदर एयर नहीं जा सकती, क्योंकि एयर में भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव जर्म्स होते हैं जो खाने को ख़राब करते हैं। तो हमें हमेशा वायुरोधी वाले कंटेनर्स में ही भोजन को पैकेट में रखना चाहिए, ठीक है। और
अब चलिए देखते हैं आज हमने क्या सीखा है। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षक के नाम बताइए, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। नमक भी लिख सकते हैं क्योंकि नमक भी एक प्रकार का रसायन होता है। और हम सिरका भी लिख सकते हैं, एसिटिक अम्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अब यहाँ पे पूछा है खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके बताइए, तो यहाँ पे हमने तो 6 तरीके पढ़े हैं, तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। ये आपका 2 का आंसर हो गया पूरा। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। रासायनिक उपाय, नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरका द्वारा परिरक्षण, गर्म एवं ठंडा करना और भंडारण एवं पैकिंग द्वारा। फिर है हमारा प्रश्न 3, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? तो डाला जाता है तो बच्चों अचार में अधिक तेल व नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि तेल जो होता है और जो नमक होता है वो अचार के अंदर एक तो मॉइस्चर जाने से, नमी को जाने से रोकता है, और दूसरा हवा को जाने से रोकता है। तो अगर हवा में भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जर्म्स होते हैं जो भोजन को संदूषित करते हैं, जो हमारे अचार को भी संदूषित कर सकते हैं। तो अचार के अंदर तेल और नमक जो होता है वो अचार को संदूषित होने से बचाने के लिए डाला जाता है, क्योंकि तेल और नमक जो होता है वो अचार के अंदर नमी को जाने से रोकता है और हवा को जाने से रोकता है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आम से प्रश्न 4 देखेंगे। आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आम से बनने वाली चीज़ों का बताना है, कोई भी 4 चीज़ों का जिनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो जैसे आम का अचार हो गया, ठीक है, आम का मुरब्बा हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, आम का जैम होता है जिसको हम परीक्षण करके रख सकते हैं। और क्या हो सकता है, आम पापड़ होता है जो हमें मार्केट में मिलता है, जो हम सब बच्चों को और पसंद होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप सोच के लिख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।